हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम व्यापक अर्थशास्त्र, वृहत या योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब ये दोनों अर्थशास्त्र जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों क्या है? ये दोनों अर्थशास्त्र की शाखा है, जिन्हें दो भागों में किसने बांटा है? रैगनर फ्रिश ने। ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम इनके अर्थ, विशेषता, गुण दोष सभी के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अंतर जानने से पहले एक बार फिर हम जानेंगे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग को लेकर चला जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ फर्म है, ठीक है। अगर मैं एक फर्म का अध्ययन करती हूँ, है ना, कि देखती हूँ कि एक फर्म द्वारा कितना उत्पादन, कितना उपभोग, कितना विनिमय, कितना राजस्व हो रहा है, मतलब ये सब क्या है? अर्थशास्त्र के 5 अंग, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण 5 अंग माने जाते हैं। तो एक फर्म के द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना उपभोग किया जा रहा है, इन सब बात का अध्ययन करती हूँ तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर बाकी की ये जो 3 फर्म और बची है, इन चारों का एक साथ अध्ययन करती हूँ तो ये हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, कि इन चारों के द्वारा कुल कितना उत्पादन हो रहा है, कुल कितना उपभोग हो रहा है, कुल विनिमय, कुल राजस्व, इन सब बात का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया समझ में? तो अब हम देखते हैं अंतर। तो अंतर में यहाँ फर्स्ट पॉइंट ही हम आशय मतलब अर्थ से देखेंगे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वही बात जो हमने समझी। और व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, मतलब ये सभी इकाइयों का, अर्थव्यवस्था में जितने भी उपक्रम हैं उन सबका अध्ययन करती है। ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे मानो कि हमारे देश में सूती वस्त्रों की क्या स्थिति है, सूती वस्त्र के उद्योग कितने हैं, तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, कि सबसे पहले हम एक उद्योग का अगर हमने अध्ययन किया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और अगर हम सभी उद्योग का अध्ययन करके सूती वस्त्रों के उद्योग की संख्या बताएंगे, उनके उत्पादन के बारे में बताएंगे, उसके आय के बारे में बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? व्यापक अर्थशास्त्र। आगे समझ में? अब सेकंड देखो, विश्लेषण या यंत्र, ऑब्जेक्टिव भी आता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यंत्र क्या है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका विश्लेषण करता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कीमत, जिसे मूल्य भी कहते हैं, विश्लेषण से जुड़ा है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र का यंत्र कीमत है, मतलब इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है और उसका उत्पादन कम होता है, जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है और उत्पादन कम होता है तो उसकी कीमत को अधिक रखा जाता है, और जब किसी वस्तु का उत्पादन अधिक किंतु मांग कम, तो उसकी कीमत को कम किया जाता है। इसलिए इसका यंत्र क्या है? कीमत। और व्यापक अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से जुड़ा है, क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, इसमें आय को देखा जाता है। इसका मुख्य यंत्र क्या है? आय। और इस आय के आधार पर ही सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं को बनाती है। ठीक है, कि जन कल्याण के लिए कौन सी नई नीतियाँ, कौन सी योजनाएं, कौन से विकास काम किए जाए। तो याद रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र आय है। और इसका मुख्य यंत्र कीमत क्यों है? क्योंकि मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत निर्धारित होती है। इसका मुख्य यंत्र आय क्यों है? क्योंकि आय के आधार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, आय अधिक होगी तो कैसे काम करने हैं, आय कम है तो आय को बढ़ाने के लिए कैसे काम करने हैं। ठीक है। अगला देखो, प्रसिद्धि या प्रचलन। प्रसिद्धि या प्रचलन का मतलब होता है किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का वर्तमान में कम प्रचलन है। क्यों कम प्रचलन है? क्योंकि
इसमें समय अधिक लगता है। जैसे मानो कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर मैं एक एक घंटे 10 ही बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मुझे कितने घंटे लग जाएंगे? 10 घंटे लग जाएंगे। और वहीं मैं एक साथ 10 ही बच्चों को पढ़ाऊंगी तो मैं एक घंटे में 10 ही बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? सभी को लेकर चला जाता है, इसलिए उसका प्रचलन अधिक है क्योंकि वहाँ समय की बचत हो रही है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में काम तो वही हो रहा है जो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है, इसलिए इसको प्राथमिकता कम दी जाती है और इसका प्रचलन कम है। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति अपने समय को बचाना चाहता है और बचाए हुए समय को कौन से इंपॉर्टेंट काम में लगाना चाहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट के 3 पॉइंट्स और है, उससे जानते हैं। प्रकृति बताई गई है। प्रकृति की मतलब कि जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन बातों की जानकारी एकत्रित करते हैं तो व्यष्टि स्तर पर उस आसान होता है या समष्टि स्तर पर आसान होता है। तो यहाँ बताया गया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति सरल है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र की प्रकृति जटिल एवं कठिन है। इसको भी हम स्टूडेंट्स से देखते हैं कि क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर एक एक करके 10 ही को पढ़ाऊंगी तो क्या होगा? मुझे हर एक स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट वीक है, कौन सा स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग है और किसकी कैचिंग पावर क्या है। तो जब इंडिविजुअल 1 पर्सन की यूनिट होती है तो हम आसानी से उसकी कमी या अच्छाइयों को जान सकते हैं, लेकिन जब समष्टि अर्थशास्त्र सभी को एक साथ लेकर चला जाता है, 10 ही को मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा कि 10 में से किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। समझाने के बाद अगर मैं एक क्वेश्चन भी करूंगी तो सब एक साथ चिल्ला के आंसर देंगे। अब पता चला सब में से 7 ने आंसर दिया और 3 चुप थे, तो मुझे क्या लगा कि भाई 10 ही को समझ में आ गया। इसलिए बोला गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की प्रकृति सरल होती है, मतलब इसका अध्ययन करना आसान होता है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जटिल या कठिन होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखो, क्षेत्र। इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक ही सीमित है, मतलब कि यह एक व्यक्ति तक ही सीमित है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित बोला गया है। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं के विश्लेषण के कारण विस्तृत है, यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करती है, इसलिए इसका क्षेत्र विस्तृत माना जाता है। एंड लास्ट हम जानेंगे यहाँ महत्व से, किसका ज़्यादा महत्व है। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसका महत्व व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान व नीति निर्धारण तक ही सीमित है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीति निर्धारण में इसका कोई महत्व नहीं है, ये एक व्यक्ति तक ही निर्भर है। देश विदेश, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश तक इसका कोई संबंध नहीं है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व रखता है। आया समझ में? तो कुल मिला के निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र में इस अंतर स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? अगर कोई भी पॉइंट को लेकर, किसी बात को लेकर अगर डाउट है तो डाउट को माइंड में नहीं रखना है, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और अपने माइंड से डाउट को डिलीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, thanks for watching this video. Bye bye.